हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या? ठीक है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, उनको वो एक्सप्लेन करके हम देखेंगे और क्लियर करने की कोशिश होगी। तो किसी भी बॉडी या किसी सिस्टम में उस ऑब्जेक्ट की किसी भी फील्ड में पोजीशन की वजह से या उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज होने की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, किसी बॉडी में, ठीक है, उसकी पोजीशन किसी फील्ड में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है या उस बॉडी के अंदर उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग जो है बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है उसको आप किसी हाइट पे लेके जाएं, ठीक है, तो आप जब उसको किसी हाइट पे ले जा रहे हैं तो एक्चुअली जो फील्ड है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड में उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और उसकी वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो रही है और उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को जिसको कि आपने होल्ड रखा हुआ है आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है मूव करना शुरू हो जा रही है, और मूवमेंट का मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और एनर्जी क्रिएट हो नहीं सकती है, बस ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो वहां पे आपको जो एनर्जी उसके अंदर है फील्ड में उस बॉडी के पास पोजीशन की वजह से उसको पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि एक रबर है, अब नेचुरल स्टेट में हमने उसको खींच के बड़ा कर दिया, ठीक है, तो अब क्या है कि उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी जो लेंथ है उसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसका जो शेप है, साइज है, वो क्या चेंज हो जाए, और उस चेंजेस की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको भी हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। कोई स्प्रिंग है, आप देखेंगे कि स्प्रिंग को जब आप प्रेस कर रहे होते हैं तो प्रेस करने के बाद उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, और उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की वजह से उसमें क्या एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, आप एक रबर लीजिए, ऐसे उंगली में फंसाइए और उसको खींचिए तो आप देख रहे होंगे कि उस रबर की जो लेंथ हो रही है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो उसके वो बढ़ने की वजह से उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसमें कागज का एक टुकड़ा इस एंड पे लगा के आप जब छोड़ते हैं तो रबर क्या होता है? अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाता है, लेकिन वो एनर्जी इस कागज के साथ जो है काइनेटिक में चली जाती है। ठीक है जी। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तीन तरीके की होती है। एक आपका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी आपकी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? आपके इस चैप्टर में जो डिस्कशन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 11th में डिस्कस होगा, लेकिन आगे जाके जब आप इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन जो होगा वो आपके 12th के चैप्टर में होंगे। ठीक है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके चेंज होने से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के आप कहीं लेके चले गए तो उसकी जो पोजीशन है उस फील्ड में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो उसमें एक एलिमेंट आएगा एनर्जी का, और वो एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव होने से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें कोई चार्ज है, उसकी पोजीशन के चेंज होने से जो उसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका यहाँ पे डिस्कशन नहीं है ना इसका, ठीक है। हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे किसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो हम पहले जो है इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जो है जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो हमने बता ही दी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब हम इसका फॉर्मूला जो है देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पे पड़ा हुआ है जिसका मास क्या है, m है, क्या है, m है। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम h हाइट पे लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, h हाइट पे लेके जा रहे हैं। तो अब ये मान लीजिए हो गया h। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें कुछ, और हाँ एक चीज याद रखेंगे कि ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो हाइट हमारी कम है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है अभी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट लेके चल रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कांस्टेंट होती है वो नियर अर्थ सरफेस पे ही होती है। ज्यादा हाइट पे ले जाएंगे तो जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेरी करती है, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं है जिससे कि हम जी की वैल्यू को क्या कर सके, कांस्टेंट करें मान लें। तो इस ऑब्जेक्ट को जब उठा रहे हैं तो ग्रेविटी की वजह से इसका जो वेट है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन मुझे इसको लेके जाना है h हाइट पे, तो मुझे एक फोर्स लगाना है, और ये जो फोर्स हम लगाएंगे वो मुझे ऐसे लगाना है कि इस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब हमारा ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो इस के वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो mg के इक्वल है, और इस फोर्स से हम उस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे जब हम लेके जा रहे हैं तो हमारा जो वर्क है वो कैलकुलेट करना है, और वर्क के कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे कि फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, mg और h है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने वर्क किया, क्या किया, ये जो आपने वर्क किया, ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट पे हुआ, और यही वर्क जो है जो उस ऑब्जेक्ट पे आपने किया है वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उस बॉडी में उस हाइट पे जाके स्टोर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क जो है इस ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और यहाँ पे हम अब इसको लिख लेंगे mgh। तो यहाँ से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो हो गया mgh। तो इस फॉर्मूले से एक चीज हमारे निकल के आ गई कि अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और उसको h हाइट पे हम लेके जा रहे हैं, तो चूंकि इसकी फील्ड में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी जो कि ग्रेविटेशनल होगी, और उसका जो वैल्यू होगा वो mgh के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई, ओके। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी पहली बात तो ये कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके सम को हम लोग जो है यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉ होता है उसको हम लोग देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी तो वो कैसे दिखेगा, अब देखिए इसका ये कहना है कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, हाँ इस पे हम लोग पहले डिस्कस कर लें। फोर्स आपका दो तरीके का होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है इसका मतलब ये हुआ वो कंजर्वेटिव तभी होगा जब उस फोर्स को आप लगाएं
फ्री जो वर्क आपको मिल रहा है उस कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, तो उसके कंजर्वेटिव होने की शर्त ये है कि वर्क डन जो है आपका पाथ से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर हुआ तो वर्क डन उस फोर्स के थ्रू केवल उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, किसके, ऑब्जेक्ट के, और वो किस पाथ को फॉलो करके गया उससे वो इंडिपेंडेंट रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, अगर फोर्स का जो नेचर है वो नॉन कंजर्वेटिव है, तो जो वर्क डन आपको वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड ना करके बल्कि वो पाथ पे डिपेंडेंट हो जाता है। अगर पाथ आपका डिफरेंट है तो वर्क डन भी जो होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव का एग्जांपल आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो होता है। नॉन कंजर्वेटिव की अगर हम बात करें तो उसमें हम फ्रिक्शन को जो है ये जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि जहां पे भी फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो उसके थ्रू अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ओके, तो आप फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कह रहा है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर किसी भी बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, लग रहे हैं, तो उस पे जो वर्क डन होगा क्या होगा, जो भी उस फोर्स के थ्रू वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है, वो टोटल इंक्रीज इन एनर्जी के इक्वल होगा। या यूं कह लें कि अगर ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो उसकी जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी वही आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी। मतलब शुरुआती जो मैकेनिकल एनर्जी है वही बाद में भी होगी, तब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस उस बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए एक केस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, क्या है, बॉल है यहाँ पे। अब आपने इस बॉल का मास m है और वो अभी कितना h हाइट पे है, क्या है, h हाइट पे है। तो इनिशियली जब आप इसको रिलीज करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी आपकी 0 होगी। तो उस पॉइंट पे अगर हम उसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी एट E हम देखें, ए पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होगी, 0 होगी। भाई अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी वही आर सरफेस और उससे h हाइट पे हम वहां से पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। तो ए पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो होगी mgh। ओके, अब उसके बाद मान लीजिए, ठीक है, कि ये x नीचे आ गया, x नीचे आ गया। अब हमारा बॉल b पोजीशन पे है, क्या है, बॉल b पोजीशन पे है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी √2gx। आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में ये कॉन्सेप्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट पे निकाल लीजिएगा। तो x पे जब आएंगे तो वेलोसिटी √2gx के इक्वल होगी। तो अब अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट b पॉइंट निकालें तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² और v² की वैल्यू होगी 2gx और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी हाइट रह चुकी है h - x, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी mgh - x। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mgx mgh mgx। ठीक, तो mgx और mgx कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो गया mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट जो भी होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी mgh, क्योंकि अभी a के बराबर है। तो उसके बाद आप ग्राउंड पे भी जब वो आ रहा है तो वहां पे भी देख लें कि ये c पॉइंट हो गया। अब ये जब यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी चूंकि वो h नीचे आ चुका है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2gh और यहाँ पे h जो हो चुका है
सरफेस पे ही है, तो h क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम C पॉइंट पे देखें तो जो मैकेनिकल एनर्जी एट C होगी वो होगी हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर इज 2gh प्लस पोटेंशियल इज 0, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे mgh हो गया। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C, तो आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे ड्यूरिंग इट्स मोशन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है कांस्टेंट है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस पे कंजर्वेटिव फोर्स काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जो कि क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये चीज क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही।